Hello everyone, very good evening. Good evening, sir. Very good evening to all. तो आज हम आ गए दौड़ते दौड़ते चैप्टर ऑसिलेशन पे, ऑसिलेशन एंड वेव पे। ठीक है, तो पहले इसमें दो चीजें एक्चुअली, एक तो वेव है और एक हमारा ऑसिलेशन में एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम लोग वेव कर लेते हैं। किताब में यूजली ऑसिलेशन पहले किया हुआ है, वेव बाद में किया हुआ है। लेकिन ऑसिलेशन जब आप करोगे तो एक्चुअली पूरी फिजिक्स की रिवीजन हो जाती है उसमें, एसएचएम जब करते हैं तो उससे बाद में करेंगे, उससे पूरी फिजिक्स हमारी रिवाइज हो जाएगी। पहले हम लोग वेव्स कर लेते हैं। वेव्स बड़ा है, एसएचएम छोटा है, लंबा है वेव्स। तो पहले वेव्स को कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेव्स। आज आपकी क्लास है क्या 6 बजे से कोई, या 6:30 से है? सर 6:10 से। 6:10 से है। अच्छा, किसकी है 6:10 से? केमिस्ट्री, बॉटनी सर। अच्छा ओके। हाँ, क्योंकि मेरे को जो टाइम आया है थोड़ा कम आ रहा था, 5:50 तक आ गया, तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। चलो, वैसे तो आप लोग बता ही दोगे। नो सर, आज तो 6:10 से ही है, वो 10 मिनट से क्या ही बताएंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते ना बच्चे, एक्स्ट्रा होता बच्चे बोलते हैं एक्स्ट्रा हो गया। कम में नहीं बोलता कोई। चलो बढ़िया है, कोर्स हो जाएगा, बस कोर्स तो है, फिर तो कुछ भी करो, मजे करो। तो वेव से स्टार्ट करते हैं। तो वेव्स हमारा क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा। तो वेव्स हमारा क्या होता है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी फ्लो कराता है, जो अपने साथ एनर्जी लेके जाता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो सकता है किसी भी टाइप का, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी लेके जाता है विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, है ना। ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है और मीडियम पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करते। ये हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। नॉन मैकेनिकल वेव में भी लगभग ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इसमें जो है मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल नहीं होता है, मतलब कि आपका जो आप बोल रहे हो, जैसे आप कोई आदमी कोई साउंड निकाल रहा है, जब साउंड वो निकालेगा तो क्या होगा कि उसके जो माउथ के पास एयर होगी, टंग जो है इस एयर को वाइब्रेट करेगी, इस एयर के मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे, फिर अगले को करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये एनर्जी आपकी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वाली एयर उठ के यहाँ पे आ गई। एयर अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करती रहेगी और वो दूसरे को वाइब्रेट कराती रहेगी। तो यहाँ पे विदाउट मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। तो वेव जो है ऐसे हमारी ट्रेवल करती है। अब जो यहाँ पे पार्टिकल आगे वाइब्रेट कर रहे हैं, इनमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टी, एक तो इनको अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना चाहिए। भाई इधर को गया, मान लो वापस ही नहीं आया, आगे निकल गया, तो वाइब्रेट कैसे करेगा? वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा। एक तो वो वापस आने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपनी मीन पोजीशन पे। और दूसरा, मान लो मीन पे आ गया। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फोर्स हमारा 0, तो अगर ये मीन पे आया, फोर्स 0 हो गया, और मान लो इसमें इनर्शिया नहीं है, इसमें इनर्शिया नहीं है, मास नहीं है मान लो, तो क्या होगा, जैसे फोर्स 0 होगा वैसे ये रुक जाएगा, वैसे ये रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा इससे। ठीक है, तो इसमें इनर्शिया होना चाहिए, इसमें कुछ इनर्शिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अभी थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए हो आप लोग, वहां पे अगर ये जो आपका ये है ना पिस्टन, अगर ये पिस्टन मासलेस हो मान लो, तो क्या होगा, ये मासलेस पिस्टन जैसे इस पे फोर्स 0 होगा, ये मान लो आगे बढ़ रहा है, जैसे फोर्स 0 होगा ऐसे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें मास है तो क्या होगा, ये इनर्शिया आ जाएगा, इसमें कुछ मोमेंटम आ जाएगा एमवी का, तो ये आगे जाएगा। भले इस पे फोर्स जो है यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे फोर्स इसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो गया, फोर्स उल्टा फोर्स लगना शुरू हो गया, लेकिन तब ये वेलोसिटी 0 होते होते तक यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद ये वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा बार बार, है ना। तो ये कब होगा पॉसिबल, अगर इसमें मास है। अगर मास ना हो, मासलेस हो, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा तुरंत।
तो दो प्रॉपर्टी होना यहाँ पे जरूरी है। मीडियम पार्टिकल शुड हैव टू प्रॉपर्टी। और ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। फर्स्ट इनर्शिया, सेकेंड वापस आना चाहिए उसे अपनी जगह पे, तो इलास्टिसिटी होना चाहिए, कुछ इलास्टिक चीजें वापस आती हैं तो इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। These two things are required for our wave propagation. सर ये इलास्टिसिटी वाला समझ में नहीं आया। इलास्टिसिटी वाला, इलास्टिक चीज क्या होती है? जो अपना शेप को रिगेन कर ले। यस सर। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपने शेप को रिगेन करने की या पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करे। जैसे मान लो आपके एयर मॉलिक्यूल है, आपने इसमें कंप्रेशन बनाया, तो ये दोबारा यहाँ पर एयर रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं ना। ये ऐसे नहीं कंप्रेसर आपने बनाया तो ये ऐसे ही बन के रह गया। बट सर ये तो रैंडमली घूमते रहते हैं ना। हाँ रैंडमली तो घूमते हैं, लेकिन मान लो आपने एक रूम है उसमें आपने साउंड भेजा, साउंड ने यहाँ पे कंप्रेशन बना दिया, यहाँ पे एयर रिफ्लेक्शन बन गया, या फिर कंप्रेशन बन गया, फिर एयर रिफ्लेक्शन बना, मान लो ऐसे हुआ, ठीक है। अब बाकी रूम में जो है आपका नॉर्मल है, वहाँ पे ना तो कंप्रेशन है ना एयर रिफ्लेक्शन है कहीं पे। तो जो यहाँ पे कंप्रेशन आपका बना, तो क्या ये हमेशा से कंप्रेशन रहेगा? नो सर। ये हाँ नहीं रहेगा ना, क्योंकि इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा यहाँ पे उसे पुश करने की, अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा ये पूरा। ऐसे आपने यहाँ पे आपने एयर रिफ्लेक्शन बनाया, तो ट्राई करेगा वापस अपनी पोजीशन को गेन करने की, जिसकी नॉर्मल कंडीशन है वो ये है, वो ऐसी कंडीशन गेन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ? मतलब सर इनके बीच का एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए पार्टिकल्स के बीच का, उसी को हम इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही बिल्कुल हमने जो डायग्राम पढ़ा था ना, ये वाला ग्राफ आपको ध्यान होगा, ऐसा वाला ग्राफ पढ़ा ना फोर्स का वर्सेस उसको, उसका पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका फोर्स मिनिमम होता है। तो ये ट्राई करते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी आपकी जो रॉड पड़ी थी आपने यंग मॉडल्स वगैरह पढ़ा था, बल्क मॉडल्स, तो उसके पार्टिकल होते हैं उनमें एक डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हम किस डिस्टेंस पे रहें, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे या घटाओगे, दोनों केस में वो वापस आने की कोशिश करेगा अपनी मेन पोजीशन पे। यस सर। ठीक है, ओके सर यस। सर ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है जिस सिस्टम पे, वो इक्विलिब्रियम में था पहले? हाँ वो सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे मान लो आप पेंडुलम का मोशन ले लो, पेंडुलम पहले इक्विलिब्रियम में होगा। आप इसको यहाँ हिलाओगे, ऐसे इधर को लाओगे, अपनी जगह से हटाओगे, तभी ये यहाँ पे चलेगा ना, आगे ऑसिलेट करेगा। फिर ये तो इक्विलिब्रियम में होंगे पहले। यस सर। मतलब क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, नहीं कुछ और अगर कॉन्सेप्ट सोच रहे हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हमारी जो टाइप ऑफ वेव होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, दो तरह की होती हैं। आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक जो वेव होती है उनको मीडियम चाहिए होता है, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या लिख दिया? टाइप्स लिखना था ना, टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, तो दो तरह की होती है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। आई थिंक ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। आपको जो मीडियम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वो मैकेनिकल है, मीडियम नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल है। इसका एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग, साउंड वेव एक्सेट्रा, वेव इन द वाटर आप बोल सकते हो। वो सब आपका इसका एग्जांपल है, उनको मीडियम पर ट्रेवल कर रही है। नॉन मैकेनिकल में हमारी ईएम वेव आती है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपकी जो रेडियो वेव है, एक्सरे वगैरह सब, जो ईएम वेव जो भी हैं आपकी, लाइट वेव हैं, सारी इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये हमारी ईएम वेव जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड।
इसको मीडियम चाहिए। तो आपकी जो लाइट वेव है वो नॉन मैकेनिकल है, उसको मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए जो है सन से यहाँ तक आपकी लाइट पहुंच जाती है। तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए तो पहुंच जाती है, लेकिन जो साउंड वेव है उसको मीडियम चाहिए। तो अगर कोई ब्लास्ट हो रहा है गैलेक्सी में तो उसका साउंड आपके अर्थ तक नहीं पहुंचता, तो आप उसका साउंड नहीं सुन सकते। तो अच्छा भी है, नहीं सुन सकते, नहीं तो स्पेस से पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। तो साउंड वेव जो है हमारी मैकेनिकल वेव में आती है। और सेम रीजन है कि जब चांद पे आप अगर जाओ और बात करना चाहो तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये तो सिंपल है। इन दोनों वेव के अलावा एक और वेव होती है तीसरी टाइप की, उसे हम बोलते हैं मैटर वेव। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, डी ब्रोगली वेव। पढ़ लिया आप लोगों ने? भी नहीं पढ़ा 12th में? यस सर। पढ़ लिया। एवरी पार्टिकल हैज बोथ ड्यूअल नेचर, तो उसकी जो वेव होती है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वहां से हम लोग निकालते हैं। तो ये तीसरी तरह की वेव है। हम बेसिकली दो तरह की वेव की बात करेंगे यहाँ पे, मेनली मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब जो वेव्स हैं ये भी मैकेनिकल वेव अगर देखें तो दो तरह की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? बैक करूंगा दोबारा। ये ट्रांसवर्स वेव आपकी ऐसी जो वेव आप स्ट्रिंग में बनाते हो या पानी में बनती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इनमें क्या होता है, आपके जो ये धागा पहले मान लो ऐसे था, अब आपने इसको जर्क दिया तो ऐसे चला गया। अब इसके जो पार्टिकल है वो ऐसे मूवमेंट कर रहे होंगे, नीचे आ रहे होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, पार्टिकल है ना, कोई उसका ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा। अब कौन ऊपर जा रहा होगा कौन नीचे आ रहा होगा ये आप निकाल सकते हो, उसके लिए हम फॉर्मूला बताऊंगा कौन सा है। लेकिन कुल मिला के भी ये है कि कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी आइदर नीचे है या ऊपर है। और हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो एक एंड से दूसरे एंड पे ऐसे हो रही है, आप जर्क दे रहे हो आप बार, तो एनर्जी ट्रांसफर ऐसे हो रही है या फिर ऐसे हो रही होगी। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है हमारी। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आपस में परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस काइंड की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आपकी जो वेव इन स्ट्रिंग होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, तो वो हमारी ट्रांसवर्स वेव में आएगी। सर ये वेलोसिटी ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसमिशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है? नहीं, सेम डायरेक्शन में होती है। मैंने कहा कि वेव या तो आपकी ऐसे ट्रेवल कर रही होगी ऐसे कर रही होगी, दोनों केस हो सकते हैं ना। अच्छा ओके सर। ऐसे एनर्जी भी या तो इधर को ट्रैवल कर रही होगी इधर को कर रही होगी, है ना। अभी हम बता नहीं सकते किधर को कर रही है। तो दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव जो है परपेंडिकुलर होते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में मेरे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव के। दिस इज द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके। इसमें ये जो पार्टिकल है इनको हम जो हमारे एंड हैं जहाँ पे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे आ रखा है, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये सारे हमारे क्रस्ट हैं, और जो नीचे की साइड होंगे उनको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्रफ। मैं अलग बनाता हूँ डायग्राम। ये हमारा दोनों क्रस्ट है और ये ट्रफ है, नीचे वाला ट्रफ है, ठीक है। अभी ऊपर नीचे हम बोल रहे हैं लेकिन आगे जब पढ़ोगे समझ जाओगे आप, ऊपर नीचे का कोई मीनिंग होता नहीं है वैसे। अब ये मान लो कि ऊपर नीचे वाले क्रस्ट और ट्रफ है।
सर जो आपने पिछले वाली स्लाइड पे लिखे थे वो टाइप्स ऑफ वेव्स थी ना? हाँ, ओके सर। मतलब आप कुछ और बोल रहे थे क्या और कंफ्यूजन जो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है ये भी टाइप्स ही है? ये भी टाइप्स में ही आती है। वैसे तो हम बोलते हैं कि ये मैकेनिकल वेव के टाइप्स हैं दो, जैसे मैंने आप लिखा मैकेनिकल वेव, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव भी आपकी जो होती है ईएम वेव, एक्चुअली ये भी हम ट्रांसवर्स वेव होती है, ये भी हमारी ट्रांसवर्स होती है। तो ये दोनों का पार्ट है, एक्चुअली मैकेनिकल भी हो सकता है और नॉन मैकेनिकल जो वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं आपकी। यस सर। तो ये भी टाइप है एक तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स। ओके सर। ओके, तो ये हमारा क्रस्ट है, ट्रफ है। दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा, ध्यान होगा आप लोगों को। तो इनको हम बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की, कंजिक्यूटिव क्रस्ट और कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा बाय 2 बोल सकते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी बार बार, अगर हम क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी निकालेंगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा। ठीक है, कई बार लैम्डा बाय 4 की भी जरूरत पड़ेगी, अभी आप जो क्वेश्चन करोगे अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा कितना होता है, लैम्डा बाय 2 कितना होता है, लैम्डा बाय 4 कितना होता है। हम यहाँ पे लैम्डा लिख रहे हैं, इसको हम इसको भी लैम्डा लिख सकते थे, इतना जो वैल्यू है ये भी लैम्डा आएगा, सॉरी लैम्डा बाय 2 आएगा, या फिर इतनी वैल्यू को हम लैम्डा लिख सकते थे पूरी को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से क्रस्ट बनाऊं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है ऐसी लिखी हुई है, क्रस्ट से ट्रफ से ट्रफ, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आप ऐसे ही लैम्डा आपको लेना पड़ेगा बार बार। तो ध्यान रखना ये लैम्डा होता है इतना, और एक आपका जो ये आधा साइकिल है, आधा लूप है, इसकी जो दूरी होती है लैम्डा बाय 2 होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा हमारी जो है यहाँ पर है वेवलेंथ। उसके अलावा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड आपको पता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड 1 बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमारी जो वेलोसिटी होती है उसका रिलेशन होता है लैम्डा बाय टाइम पीरियड। आपकी वेव डिस्टेंस जो है एक टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो वेलोसिटी हमारी लैम्डा बाय टाइम पीरियड होती है। और 1 बाय टाइम पीरियड क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हम एफ या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इंटू एफ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, आगे बुक करें। यस सर। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी ट्रांसवर्स वेव की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपकी जो होती हैं उसमें कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बन जाते हैं, जैसे हम साउंड वेव की बात कर रहे थे। तो कंप्रेशन हो जाता है कहीं पे रेरिफैक्शन हो जाता है आपका, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बन जाते हैं आपके। तो ये जो वेव होगी ये साउंड वेव का एग्जांपल है, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे रेरिफैक्शन। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज पूछते हैं कि सर ये जो चीज है यहाँ पे एक्चुअली एम्पलीट्यूड होती है ना, जो आपका मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो ऐसा होगा यहाँ पे। अब जब हम इसकी बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो यहाँ कंप्रेशन और रेरिफैक्शन है। तो दो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, या दो रेरिफैक्शन के बीच की जो दूरी होगी उसको भी हम बोल सकते हैं वेवलेंथ।
तो मैंने कंप्रेशन के बिल्कुल बीचों बीच या रेरिफेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच से डिस्टेंस लिया है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे वेवलेंथ। बाकी चीज़ें आपकी टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी वही चीज़ होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन भी यही बनेगी। एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में, यहाँ पे तो आप एम्पलीट्यूड निकालोगे तो आपका आ जाएगा कुछ सेंटीमीटर में या मीटर में। इस केस में जब एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो यूजुअली हम लोग डिस्टेंस के टर्म में बात नहीं करते, हम लोग प्रेशर के टर्म में बात करते हैं। तो यूजुअली मान लो आपका, बनाया क्या है सॉरी सर, ये क्या बनाया आपने? ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, और ये है एयर में कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, और ये दोनों हैं एयर में रेरिफेक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो ये हमारा कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि इस केस में हम लोग जैसे डिस्टेंस के टर्म में बात नहीं करते, हम लोग प्रेशर के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा प्रेशर कितना होता है, एयर का 1 atm होता है, और जहाँ कंप्रेशन बनता है वहां पे मान लो प्रेशर बढ़ के 1.2 atm हो गया, और जहाँ रेरिफेक्शन बना वहां पे 0.8 atm हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा प्रेशर जो है 1 ± 0.2 atm है। तो प्रेशर जो है 1 से 0.2 ऊपर जा सकता है, 0.2 नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा हम बोलेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है 0.2 atm है। प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम 0.2 atm वो वेरी कर सकता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड। इस केस में जो एम्पलीट्यूड हमारा होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे हम इसमें बात करेंगे, जब आगे आप देखोगे साउंड वेव तो इसमें बात करेंगे प्रेशर के टर्म में, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड क्या बोला था आपने? यहाँ पे एम्पलीट्यूड समझ में आ गया था? हाँ यस सर। फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना आपका पार्टिकल एक साइड जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यस सर। ऐसे यहाँ पे जो मीन प्रेशर है आपका वो 1 atm है, ये मीन प्रेशर बोल सकते हो इसे, यस 1 सर। atm। उससे आपका जो प्रेशर है वो कितना चेंज हो सकता है, 0.2 प्लस माइनस हो सकता है। यस सर। 0.2 ज्यादा हो सकता है या 0.2 कम हो सकता है। तो हम 0.2 को बोलेंगे इस केस में हमारा एम्पलीट्यूड। ओके। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीन प्रेशर क्यों बोला है? क्योंकि आपका जो मने अगर मने वहाँ पे कंप्रेशन ना हो, रेडिफेक्शन ना हो तो क्या होगा वहाँ पे, वो होगा क्या मतलब बोलते ये हैं, लेकिन मीन पोजीशन से तो कुछ रिलेटेड नहीं है ना? मतलब मीन पोजीशन पार्टिकल की वही तो हुई भाई आपके। अगर मतलब आप इसको ना करते ऐसा कंप्रेशन रेडिफेक्शन तो पार्टिकल ऐसे होते हैं आपके, तो प्रेशर आपका 1 atm होता सब जगह। हाँ। अब आपने कंप्रेशन बना दिया तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया 1 atm से, कहीं रेडिफेक्शन बना दिया आपने कम हो गया। तो मैंने ये 1 के अबाउट ही ऊपर नीचे वेरी कर रहा है ना, तो 1 से ज़्यादा है या कम है। जब कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बार बार बनेंगे तो प्रेशर क्या होगा, 1.2 होगा पहले सेम पॉइंट पे, या 1.2 होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे 1.1 हो गया, थोड़ी देर बाद ये 1 हो गया, फिर घट के ये 0.9 हो गया, फिर ये 0.8 हो गया, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, फिर ये 0.9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.1 हो गया, फिर 1.2 सेम पॉइंट पे, फिर दोबारा ऐसे बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसके अबाउट बार बार ऑसिलेट करता रहेगा प्रेशर आपका इस पॉइंट पे। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी ओके मीन, ये मीन पोजीशन है, मीन प्रेशर। हाँ सर, तो ये जो वैल्यू होगी ये मीन पोजीशन होनी चाहिए ना, उसकी मतलब लिमिट प्लस और माइनस में इक्वल आनी चाहिए। एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर ही होगी, कंपलसरी तो नहीं है ना फिर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैं नॉर्मल बोला था कि अगर एयर में ट्रेवल कर रही है यहाँ पे नॉर्मल तो ऐसा होगा। अगर आप किसी चैम्बर में करोगे तो हो सकता है 0.5 हो जाए, 0.5 प्लस माइनस 0.1 कुछ भी हो सकता है, 0.2 हो सकता है। ओके सर। ओके, तो ये सर वैल्यू एक कुछ और भी हो लास्ट सकती पॉइंट आएगा। सर हो गया। है। ओके, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो हम एक्चुअली ऐसे लिखेंगे पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी। तो यहाँ पे हम इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब पी नॉट कुछ भी हो सकता है।
चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। तो इसमें जो पार्टिकल आपके वाइब्रेट एक्चुअली करेंगे ना, वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, है ना, बार बार कंप्रेशन रेडिएशन में आते रहेंगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, या तो पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे। और आपकी वेव का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है, या तो इस साइड को जा रहा होगा या लेफ्ट हैंड साइड जा रहा होगा, राइट हैंड साइड जा रहा होगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वो आपस में पैरेलल है, वो आपस में पैरेलल है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव कि यहाँ पे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है आपस में पैरेलल होती है, या एंटी पैरेलल बोलो, एक ही बात है, पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सर यस, अगर ट्रांसफर वेव होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में होता है मीटर में? मतलब प्रेशर में सेंटीमीटर में? ट्रांसवर्स वेव में, यस सर। ट्रांसवर्स वेव में तो सेंटीमीटर में लेंगे ना, जो वाला केस होगा तो सेंटीमीटर या मीटर में लोगे, ओके सर। है ना। तो सेंटीमीटर या मीटर में लेंगे। इनफैक्ट अगर आप ईएम वेव लोगे, मान लो ईएम वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि मीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। तो वहां पे ये चीज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है और प्लस माइनस मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो ये एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड कैन बी एनीथिंग, है ना। तो इट कैन बी इन सेंटीमीटर, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी इन दिस थिंग वोल्ट पर मीटर, इट कैन बी इन दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर, एनीथिंग कैन बी देयर। लेकिन यूजुअली हम जो धागे वाली वेव देख रहे हैं अभी, या पानी में अगर जो वेव चलेगी तो उसमें सेंटीमीटर में नापेंगे या मीटर में नापेंगे, ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके सर। ओके, तो सर हाँ जी, सर इसमें लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, दो कंप्रेशन के बीच? हाँ, दो कंप्रेशन या दो रेरिफैक्शन के बीच का दूरी मैंने लिखा है यहाँ पे, दो रेरिफैक्शन या दो कंप्रेशन के बीच की दूरी। ओके। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, है ना, दो कंप्रेशन कोई भी नहीं, कंजिक्यूटिव होने चाहिए, नहीं तो फिर वो आगे वाला ले लोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा, वो 2 लैम्डा आ जाएगा। कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस, उनको हम लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, इतना तो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, ये सब 9th क्लास के टॉपिक है। एक्चुअली 9th में भी टॉपिक चल रहा है आजकल, तो ये तो सब 9th क्लास पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं आपके 12th क्लास, सॉरी 11th क्लास के सिलेबस पे। तो यहाँ पे हम वेव की इक्वेशन की बात करेंगे कि वेव की इक्वेशन क्या बनती है। तो वेव की इक्वेशन समझने से पहले आपको फेज समझते हैं कि फेज क्या होता है। फेज एक टर्म है, तो फेज को समझ लिया अगर आप, तो ये काफ़ी काम आएगा आपके, अभी इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर में भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आप पढ़ोगे वहाँ पे भी काम आएगा। तो फेज को थोड़ा डिटेल में कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, सब लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझें इस चीज़ को, फेज क्या होता है। देखो, मैं आपको पेंडुलम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पेंडुलम है, ठीक है। इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको आप किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, मान लो, है ना। मान लो मैंने ऐसे लिखा इक्वेशन, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट सपोज साइन ओमेगा टी, सपोज मैंने ये लिखी इक्वेशन इसकी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर ये कैसे आया? अभी नहीं है, मैं तो लिखा हुआ था जी, कुछ भी इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इक्वेशन है क्या ये, अगर वैसे लिखूँ तो क्या होगा। यस सर। या फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, या कुछ भी और लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, है ना, तो देखता हूँ क्यों लिख रहा हूँ ऐसा।
एक चीज बताओ, ये जो साइन का फंक्शन होता है ये कितने उसमें रिपीट होता है? उसका टाइम पीरियड पता है किसी को साइन का? 2 पाई 2 पाई होता है। साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। इनफैक्ट एक कॉस में भी ये होता है और टाइम में भी, सब में होता है। 2 पाई के बाद रिपीट हो जाते हैं फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन हमारे 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। इसको पहले फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, है क्या क्या इसमें। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करूं तो थीटा कितना आएगा? थीटा 0 आएगा थीटा। अगर मैं t को 0 पुट कर दूं यहाँ पे तो साइन 0 0 होता है, यस सर, तो 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन में अगर मैं t को 0 पुट करूं तो थीटा कितना आएगा? थीटा नॉट। थीटा नॉट। थीटा नॉट आएगा। यानी ये जो इक्वेशन है इसमें t इक्वल टू 0 पे थीटा थीटा नॉट होना चाहिए। यानी ये जो इक्वेशन है इसमें पेंडुलम जो है शुरू में कहाँ पे होना चाहिए? एक्सट्रीम पे। ये थीटा है ना, थीटा नॉट मतलब कि एक्सट्रीम पे होना चाहिए। सर ये और थीटा इसी- नॉट आपने कौन सा एंगल लिया है? थीटा नॉट मैंने कौन सा एंगल लिया है? ओके, अभी चलो इसको भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन से क्लियर हो गया वैसे तो। अभी बताता हूँ आपको क्या लिया है। एक मिनट। हाँ, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें थीटा कितना आ रहा है? 0 पे 0 आ रहा है। यस तो सर, ये जो थीटा है 0 कब हो सकता है? अगर ये पेंडुलम शुरू में यहाँ पे हो, t इक्वल टू 0 पे, यस सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो चलना, तो ये इक्वेशन यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाली इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये बोल सकते हैं हम, यस सर, है ना। ये तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस भी हो सकता है। मैंने एक्सट्रीम पे होना चाहिए पेंडुलम हमारा, तो इसमें कॉस वाले में ये वाला केस हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ठीक है, ऐसे साइन वाले में 2 केस हो सकते हैं, या तो ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। मैंने या तो इधर को जा रहा होगा या इधर को जा रहा होगा, लेकिन होगा मीन पे। क्लियर? यस सर, इतना सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, इसमें थीटा नॉट क्या है? अगर इसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन 1 की 1 होती है। साइन मिनिमम 0 0 नेगेटिव में अगर मैं देखूँ तो -1 -1 -1 हो सकती है। तो यानी हमारा जो यहाँ पे ये फंक्शन है ये कितना हो सकता है? मिनिमम माइनस थीटा नॉट हो सकता है यस सर, और मैक्सिमम थीटा नॉट हो सकता है। यस सर, और ये भी सेम होगा, कॉस भी ऐसे होता है। यस सर, तो यानी ये जो थीटा है ये माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट वेरी कर सकता है। यानी जो हमने थीटा नॉट लिया है वो एक्सट्रीम पोजीशन का ये जो फंक्शन है ये माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट तक जा सकता है। प्लस थीटा नॉट और माइनस थीटा नॉट वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑसिलेशन को, जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस थीटा से प्लस थीटा वेरी कर सकती है और जो अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अभी? सर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा ये वाला। 2 पाई का रिपीट करेगा, ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी चीज समझ में आई? यस सर, बाकी लोगों को समझ में आया बाकी चीजें? यस सर। ओके, देखो ओमेगा क्या होता है हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। टाइम टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिखते हैं ओमेगा को? सर ये थीटा बाय टी। 2 पाई बाय टी लिखते हैं। यस सर, हाँ। ऐसे ही होता है ना? यस सर, ओके, अब अगर मैं यहाँ पे टी की जगह पे पुट करूं, मान लो वैल्यू सपोज लेट अस से टी प्लस टी, टी की जगह पे टी प्लस टी पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा? ये थीटा बन जाएगा मेरा थीटा नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस टी, ये बन जाएगा। यस सर,
इसको और सॉल्व करूँ तो कितना बन जाएगा, थीटा नॉट साइन 2 पाई टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। सर जो आपने टी ऐड किया है वो टाइम पीरियड वाला टी है ना, हाँ, कैपिटल ये जो मैंने ऐड किया ये टाइम पीरियड वाला। अब इसको प्रूव करना है कि टाइम पीरियड है इसका। ओके। तो ये आपका ये आ गया 2 पाई प्लस 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई टी बाई टी। स्मॉल टी है वो क्या है यहाँ पे? स्मॉल टी तो एक जनरल टाइम है, किसी भी टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 कोई भी जनरल टाइम। ओके। अब ये 2 पाई प्लस थीटा वाला बन गया, तो ये साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकता हूँ थीटा नॉट साइन 2 पाई टी बाई टी, लिख सकता हूँ मैं ये। यानी यही चीज आ गई दोबारा घूम के, ठीक है। तो कब आई है घूम के, ये आफ्टर, जब टी टाइम टाइम पीरियड। टी टाइम पीरियड के बाद घूम के आई ये बात। तो आफ्टर टाइम टी ये दोबारा फंक्शन आपका सेम आ गया, यानी इस फंक्शन का जो है टाइम पीरियड टी है, तो ये पेंडुलम जो है कैपिटल टी के बाद अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा, सेम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो यानी ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसका टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। सर अब यह कहते हैं ना वो 2 पाई पे रिपीट हो जाएगा। 2 पाई पे रिपीट होने का मतलब कि टाइम पीरियड आपने 2 पाई लिया है ना, सॉरी आपने टाइम पीरियड कैपिटल टी लिया है, यस सर। टाइम पीरियड कैपिटल टी लिया है। अगर मैं इसको अभी चलो बताता हूँ आपको, अगले पेज पर इतना लिख लो सकते हैं। ऐसे हो गया। हो गया, ओके। इसके फेज को देखो, फेज से आपको समझ में आएगा कि फेज जो है ना हमारा, इसको हम फेज बोलते हैं, जो टर्म है आपके अंदर वाली, ये जो टर्म है ये वाली, इसको हम बोलते हैं फेज, ठीक है। ये जो ओमेगा टी आ रहा है इसको फेज बोलते हैं। तो ये जो हमारा फेज है, अगर मैं फेज को 2 पाई लेता हूँ, इसको वैसे लिखता हूँ, फेज को 5 लिखता हूँ सपोज, यस ओमेगा टी रहने दो, चलो मान लो ओमेगा टी लिखता हूँ। अगर मैं इसको प्लस 2 पाई करूँ तो सेम चीज आ जाएगी मेरी, यस सर। तो मेरा सेम आ जाएगा दोबारा, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये जो फेज है मेरा, फेज जो है मेरा रिपीट हो रहा है, कितने फेज जो है मेरा 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, यस सर। फेज इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई। अब फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब ये होता है, हम इसके जो पेंडुलम है, ये इसको फेज बोल रहे हैं, ठीक है। इनिशियली इसको मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, फेज हमारा 0 है, ठीक है। फेज, दिस इज फेज। अब यहाँ पे पहुंचे एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे फेज कितना होना चाहिए, एक्सट्रीम पे थीटा कितना होना चाहिए, थीटा नॉट, थीटा नॉट कब आएगा, जब फेज कितना होगा हमारा 1 या -1। साइन 1 होना चाहिए, तो फेज कितना होना चाहिए π/2, 90 होना चाहिए। 90 होना चाहिए साइन। अच्छा, अब ये दोबारा इधर आ गया घूम के यहाँ पे, तो कब होगा ये, जब फेज कितना हो जाएगा हमारा -π/2। -π/2। पाई लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं एक साइड को बात करूँ भाई, साइन की जो पाई पे वैल्यू होती है 0 होती है ना। यस सर। अगर आप ग्राफ बनाओगे साइन का तो ऐसे बनता है, 0 डिग्री पे 90 डिग्री पे यहाँ होता है, 180 पे यहाँ होता है, 270 पे -1 होती है वैल्यू, और 360 पे फिर 0 हो जाती है। ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन। तो इसकी वैल्यू दोबारा 0 जो होगी, अब फेज हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो फेज हमारा पाई हो जाएगा यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे आया, तो आपकी ये वैल्यू अगर आप पाई पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पहुंचा, अब कितना लो फेज यहाँ पे, सर 3π/2 पे। 3π/2 मेरे को -1 लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इधर को चला गया माइनस थीटा की तरफ को, तो इस बार जो Yes, फेज sir. होगा 3π/2 लेना पड़ेगा, और फिर दोबारा वापस आएगा तो फेज कितना लूंगा,
यहाँ पे दोबारा पहुंचेगा तो सर 2 पाई 2 पाई, तो ये यहाँ पहुंच गया। तो मेरा जो कंप्लीट रोटेशन है वो 2 पाई फेज पे कंप्लीट हो जाता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। 2 पाई पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बट सर इसका एंगल डायग्राम में तो सर 90 है नहीं, किसका? पेंडुलम ये? का, बॉब का। ये तो मालूम 8 डिग्री होता है, 8 9 10 डिग्री। तो सर ये पाई बाय 2 क्या है फिर? पाई बाय 2 हमारा फेज है, हमने उसको ना एक इससे लिंक कर दिया। जो हम ग्राफ ऐसा बनाते हैं ऑसिलेशन का ग्राफ, उससे हमने लिंक करा उसको कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये वाला पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, पॉइंट ए है, ये बी है, ये फिर सी था आपका, ये डी था, और टू ये पाई E था। ये दिया है बात सर। समझ नहीं है यस सर। भाई? 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है साइन की? -1। 0 होती है ना, -1 कहाँ होती है? 360 में 0 नहीं होती वैल्यू। अच्छा। तो आपकी 0 आनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे, थीटा आपका 0 आना चाहिए, यस सर। इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई लिखा है इसको, ठीक है। तो हमने इसको ओके सर। ओके, तो हमने इसको इस ग्राफ से रिलेट करने की कोशिश करी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। उनको हमने इसको बोला फेज, इसका फेज क्या है, कौन से फेज में ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, तो हम इसका बोलेंगे फेज हमारा। तो फेज के लिए हमें 2 चीज चाहिए यहाँ पे, एक तो कहाँ पे है पार्टिकल आपका, और दूसरा आपकी उसकी वेलोसिटी किस साइड को है ना। तो उससे हम बताएंगे फेज आपका क्या है, ठीक है। सर ये जो आपने नीचे ग्राफ बनाया है सर, ये किसके बीच का ग्राफ है? ये केवल फेज का ग्राफ है? हाँ, ये हमारा फेज है फॉर डिफरेंट ऑसिलेशन। ये आप मान लो आपका एम्पलीट्यूड है, ये इस साइड को थीटा, और ये आपका फेज है। जब आपका एम्पलीट्यूड 1 होगा +1 तो फेज 90 होगा, एंड ऐसी सॉरी जब ऐसे सो ऑन, जब ये आपका 0 होगा फेज, सॉरी थीटा 0 होगा तो फेज भी 180 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा वर्सेस फेज का ग्राफ है। और सर जब जो फेज होगा सर वो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा जब टाइम की मतलब जो स्मॉल टी है वो 1 हो जाएगा। हाँ बोल सकते हो, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे, बोल सकते तो हो। सर हम वैसे ही निकालते हैं फेज? हम लोग फेज निकालने के 2 तरीके हैं। अभी आप एक एसएचएम में एक और तरीका पढ़ोगे इसका फेज निकालने का। यहाँ पे क्योंकि हम वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वेव में फिर हमें ऐसे रिलेट करना पड़ता है इसके क्रस्ट और ट्रफ से, कि क्रस्ट का फेज और ट्रफ का फेज। जब आप वेव भी आप पढ़ोगे तो वेव भी वैसी ऑसिलेशन होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा इस तरीके से देखेंगे इसको कि हमारा फेज एक्सट्रीम पे है पार्टिकल या मीन पोजीशन पे है। यस सर। अभी आप देखोगे तो और चीजें मतलब आएंगी। फेज एक डिस्टेंस से होता है ना जो ट्रैवल करता है, मतलब फेज जो है एक्चुअली पार्टिकल की जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इसमें ये वाली टर्म है ना। तो ये टर्म फिर मतलब क्या देती है, हमें डिस्टेंस देती है क्या सॉल्व करने के बाद? ये पार्टिकल को बस एक असाइन किया गया, उसको मैंने आप उसकी वो समझने के लिए कि वो कहाँ पे है क्या है, उसको एक टर्म असाइन की गई है, उसका फेज कितना है। तो आप बोलोगे पार्टिकल का फेज कितना है, आपने बोला कि 90 डिग्री है तो यानी एक्सट्रीम पे होगा अपनी। आपने बोला कि पार्टिकल का फेज कितना है, आपने बोला कि 0 डिग्री है तो यानी मीन पोजीशन पे है वो, ऐसा कुछ। 90 डिग्री पे वो एक्सट्रीम पे कैसे होगा पार्टिकल? क्योंकि 90 डिग्री मतलब कौन सा केस हो गया आपका, ये वाला केस हो गया ना। फेज मतलब ये चीज 90 होनी चाहिए। अगर ये 90 होगा तो साइन 1 हो जाएगा, और साइन 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू थीटा नॉट हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना ये। यस। समझ रहे हो आप? इस एंगल को इसको रिलेट मत करो। तो एंगल हो सकता है आपका 8 डिग्री 10 डिग्री हो, लेकिन फेज यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। यस सर। ओके, ऐसे आप अगर स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा तो उसमें ऐसी इक्वेशन बनाएंगे। ये इसकी मेन पोजीशन है, जब ये एक्सट्रीम पे गया तो फेज यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 180, फिर इस साइड को जाएगा तो 270 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा। इस केस में इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगी, A = A0 sin ω t। यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड जो है सेंटीमीटर में या मीटर में लेंगे।
सर ये जो थीटा वर्सेस फेज का ग्राफ बना है, इसमें थीटा तो इसके अकॉर्डिंग फिर 90 वगैरह जो वैल्यूज पे ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। नहीं, थीटा हमारा कुछ होगा, थीटा नॉट ये -8 डिग्री से +8 डिग्री तक वेरी करेगा, ये 8 डिग्री होगा यहाँ पे, ये -8 होगा। जब फेज आपका 90 डिग्री होगा तो थीटा मैक्सिमम होगा 8 डिग्री मान लो उसको। सर और तो ये जैसे साइन का फंक्शन है, तो फिर साइन तो -1 से 1 तक ही होता है, हाँ तो फिर ये 8 से -8 कैसे ले रहे हैं हम? हम तो थीटा ले रहे हैं ना हम। मैं साइन का ग्राफ थोड़ी बना रहा हूँ, तो थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। अच्छा थीटा वर्सेस हाँ। फेज लिखा है ना तो, हाँ ठीक है। ठीक है, आपने पहले उसका बोल के बनाया था ना, तो अच्छा, continue। तो थीटा वर्सेस है ये, ठीक है। ओके सर। ऐसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा, तो आपका जो ग्राफ है वैसे वेरी करेगा। अब यहाँ पे जो होगा वो कुछ सेंटीमीटर में होगा, तो हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो या -5 सेंटीमीटर हो, तो आपका ग्राफ 5 से -5 तक वेरी करेगा। फेज फिर दोबारा सेम होगा वही, यहाँ पे 0 होगा, फिर 90 होगा, फिर 180 होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे जब आपकी इक्वेशंस बनेंगी तो हम उसमें फेज की टर्म में बात करेंगे, फेज कितना है। अरे क्वेश्चन आई कैसे a इक्वल्स टू a नॉट sin ओमेगा t। इसको भी देखेंगे अभी, जब एसएसएम आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप समझ जाओगे इक्वेशन कैसे आती है। सर वो तो बहुत बड़ा मेथड था, स्कूल में हुआ था ना, तो समझ आता है। अरे इतना बड़ा भी नहीं है यार, आ जाएगा, घबराओ मत। सर हाँ जी, और ये 2 पाई वाला है, इसमें सर आपने 80 डिग्री लिखा है, 8 डिग्री। 2 पाई वाले मैंने 80 लिखा है या 8 लिखा है, 2 पाई वाले में, इस वाले में जैसे 8, ऊपर ये 8 डिग्री है ये वाला ना, सर, ये भी यानी सर 8 ऊपर जहाँ पे। 8 8 ओके सर। है ना। जो आपका एक्चुअली पेंडुलम में ऑसिलेशन होता है ना, तो ऑसिलेशन का एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अभी आप एसएसएम पढ़ोगे तो एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, तो 8 से 10 डिग्री के बीच में मैंने कम होना चाहिए, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो हम यूजुअली 8 से 10 डिग्री ऐसे लेते हैं इसका एंगल, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ओके तो सर। इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने कम लिया था। चलिए, तो अभी फेज को और समझेंगे, आपका जो शुरू किया फेज, अभी आप समझोगे धीरे धीरे, पूरी कहानी है इसके लिए। और 12th में भी आएगा फेज आपके दोबारा, जब आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में फिर फेज आएगा, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, यहाँ भी काम आने वाला, आगे भी आने वाला। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज हुई, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझो। आपने बोला यहाँ पे फेज 0 है, अगर मैं इक्वेशन लूँ ये वाली, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन लूँ ये वाली, तो फिर फेज कहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। भाई यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा टी, ये 0 रखूंगा जब, तो थीटा कितना आएगा, थीटा नॉट आएगा, यानी फेज यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूंगा मैं फेज, इसको 0 मानूंगा, इसको फिर मेरे को कितना मानना पड़ेगा, 90। इसको जब 0 पुट करूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, सॉरी थीटा नॉट आएगी, कॉस 0 1 होता है, और जब मैं इसको 90 पुट करूंगा तो कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 90 आपका 0 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी कॉस 90 पे 0 आएगी, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ये क्लियर हुआ फेज? यस सर। ओके, और जब यहाँ पे जाएगा ये तो फिर 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 180 डिग्री हो 180 जाएगा, डिग्री। फिर वापस आएगा 270, फिर वापस आएगा 360, ठीक है। यानी हमारा ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हो, आप ये वाली कर रहे हो या ये वाली कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फेज कहाँ पे कितना है, एक्सट्रीम पे आप फेज कितना लोगे या मीन पे कितना लोगे, वो आपका इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? सर हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज Yes, करते हैं वैसे? हाँ, अभी आ रहा हूँ मैं, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखो इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मैंने थोड़ा ही फर्क है, बस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, थीटा नॉट साइन, पहले ये बताओ मुझे, यहाँ पे जो फेज था वो 0 था, और यहाँ पे फेज हो रहा था 90, ठीक है, और 90 हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 था।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, साइन ओमेगा टी है ये, इसको मैं अगर कॉस के टर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा? 90 माइनस ओमेगा टी। एक तो ये होता है 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अच्छा, और अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये कितना होता है? cos साइन थीटा। नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है। कॉस होता है, प्लस होता है माइनस होता है? ये नेगेटिव होगा शायद। सर पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, साइन पॉजिटिव होगा। इसका साइन इसके हिसाब से देखते हैं ना, जो पुराना होता है तो पुराना इसमें साइन ये है, तो साइन जो है पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इसको लिखता हूँ, नीचे वाली को मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन को। यस सर। तो मैं इस इक्वेशन को ये भी लिख सकता था। तो यानी मेरी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ पे पाई बाय 2 ऐड हो गया, यहाँ पे पाई बाय 2 का फेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, है ना। इस बार हम जो फेज बोलेंगे पूरे को फेज बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे पाई बाय 2 का जो है एक्स्ट्रा फेज ऐड हो गया नीचे में, पाई बाय 2 का एक्स्ट्रा फेज ऐड हो गया। सर वो तो साइन और कॉस के ग्राफ में भी होता है ना, मतलब इन दोनों के ग्राफ के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर उनसे भी ये कह सकते थे हम। सर वैसे ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते थे ना? हाँ, लेकिन वहां से मेरा फिर पता नहीं चलता, मेरे को कंपेयर नहीं कर पाता मैं दोनों को। अब मैं यहाँ कंपेयर कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। लिख सकते थे आप, ठीक है। आप भी बोल रहे हो कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, तो फिर उसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो इससे पाई बाय 2 का फेज में डिफरेंस होता है। तो एनीवे, तो यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि पाई बाय 2 फेज, यानी इक्वेशन जो है दोनों इक्वेशन सेम है। मैंने इक्वेशन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस आपने देखा कि कंडीशन कौन सी है, आपकी कंडीशन एक्सट्रीम पे है पार्टिकल या कहाँ पे है। तो हम इन जनरल जो इक्वेशन यूज करते हैं यहाँ पे, वो ये इक्वेशन यूज करते हैं, या तो ये यूज करते हैं या फिर cos ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दो। तो इसमें सारी इक्वेशन कवर हो गई, इसमें ये भी कवर हो गई और ये भी कवर हो गई जब आपने ये लिख दिया प्लस फाइव। दिस इज अवर जनरल इक्वेशन एंड दिस इज अवर फेज, दिस इज अवर टोटल फेज। सर इसमें हमने एक्स्ट्रा 5 जो जोड़ा है, ये क्यों जोड़ा है? एक्स्ट्रा 5 हमने इसलिए जोड़ा है कि देखो 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे था 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे 0 होगा, तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो 5 कितना हो जाएगा? 0। यस सर। और अगर मान लो पार्टिकल हमारा यहाँ पे था, तो t इक्वल टू 0 पे फेज कितना हो गया? पाई बाय 2। हाँ तो वहाँ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 2। सर हम पाई बाय 2 किस में रखेंगे? ये जो हमने नया 5 जोड़ा है इसमें, या फिर ये ओमेगा टी के अंदर? ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा ना। t इक्वल टू 0 पे ओमेगा टी विल बी 0 एंड 5 विल बी पाई बाय 2। भाई ओमेगा टी तो 0 ही हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे। यस सर। हाँ है ना, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी मेरी। तो जब बाकी बचेगा 5 बचेगा। अब मेरा 5 जो है पाई बाय 2 आना चाहिए। मतलब सर मीन से हमें देखना है कि हमने कितने एंगल पर उसको छोड़ा है, फिर वही एंगल हम इधर ये जो 5 है इसमें लगा देना है रेडियंस में। हाँ, इसको मैं भी और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे करना है, मैं देखना है पोजीशन कहाँ पे है। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर होगा भी। सर ये इक्वेशन कॉस और साइन दोनों वाले रिलेशंस को कंबाइन करके बनाई है ना? बिल्कुल, ये दोनों को कंबाइन करके बनाइए। इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी कर रही है सेटिस्फाई, है ना। इसको सेटिस्फाई करोगे तो 5 इक्वल टू 0 कर लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और 5 इक्वल टू अगर आपने ये कर दिया तो ये बन जाएगी। सर पर 5 की वैल्यूज हमें यही थोड़ी मिलेंगी हमेशा। बिल्कुल, इसमें जो है आप आई नो भी बता रहा हूँ आपको कि आपका ये भी हो सकता है केस। नेक्स्ट में बताने वाला था कि हो सकता है आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो a/2 से। मैंने आप पूरा एम्पलीट्यूड से स्टार्ट नहीं कर रहे, आपका जो मोशन स्टार्ट हुआ वो एम्पलीट्यूड के आधे मोशन से आपने देखना स्टार्ट किया यहाँ से। तो 5 आपका हो सकता है कि ना तो 90 हो ना 0, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी देयर।
है ना, एनीथिंग कैन बी देयर, एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी कुड बी इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम लोग देखेंगे कि हो कहाँ पे, तो अगर मान लो उसने a/2 से स्टार्ट किया तो a/2 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा a/2, ये a है मेरा पूरा, तो मैं a/2 पे मैं देखूंगा मेरा फेज कितना आ रहा है, उस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, दिस इज नोन एज इनिशियल फेज। t इक्वल टू 0 पे जो भी हमारा फेज होगा वो फाई होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा टर्म हमारा, तो इस इज नोन एज इनिशियल फेज, और इन दोनों का सम को हम बोलते हैं टोटल फेज। ठीक है, यस सर। सर ये इनिशियल फेज एक और बार समझा दीजिए। ओके, इनिशियल फेज का मतलब है t को जब आप 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन फाई। तो t इक्वल टू 0 पे जो फेज की वैल्यू है, टोटल फेज जो है वो फाई के बराबर है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा टोटल फेज कितना है t इक्वल टू 0 पे। जैसे इस कंडीशन में मैं देखूं तो इस कंडीशन में t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो इसका टोटल फेज ही 0 था, तो यानी इसका फाई का वैल्यू कितना होगा, 0, इनिशियल फेज इज 0। यस सर। ओके, इस कंडीशन में देखूं तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो इसका इनिशियल फेज 90 डिग्री था। यस सर। तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री कहाँ से आएगा आपका, यहीं से आएगा, फाई से, फाई की वैल्यू 90 होनी चाहिए, यानी यस सर। तो 90 होगा। ठीक है, यस सर, गॉट इट। मैं यहाँ पे मिटा देता सर ये जो आपने टोटल फेज लिखा है, ये ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, ओमेगा टी प्लस फाई टोटल फेज होता है, उसको हम बोलते हैं टोटल फेज। किसी टाइम पे अगर आप फेज निकालोगे, t इक्वल टू 0 पे निकालोगे तो इनिशियल होगा, लेकिन अगर किसी टाइम पे आप निकालोगे तो ओमेगा टी भी आएगा ना फेज में। यस सर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फेज आपका इतना होगा π/2 और यहाँ पे फेज होगा पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कुल मिला के कि इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन हम लेंगे। अब ये इक्वेशन कॉस में भी हो सकती है, साइन भी, सब कुछ बन सकता है, आप फाई चेंज करते रहो, तो कॉस बनाओ, साइन बनाओ, इसको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर वैसे बॉटनी की क्लास कैंसिल हो गई है। मेरी, अच्छा चलो 6 बजे तो ले लूंगा मैं। सर अगर आपकी कोई क्लास ना हो तो आप ले सकते हो सर 6:30 से। नहीं, मेरी 6:30 पे क्लास है, तो ट्राई करो तो मैक्सिमम खींच लेते हैं। चलो अभी और समझो इसको, इतना समझ में आया, मैं स्टेप बाय अभी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई पूरा समझ में भी नहीं आया होगा, मैं और देखो और एग्जांपल लूंगा ना, और क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ पे फेज कितना लिया था हमने, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो 0 लिया था, है ना। कौन सी इक्वेशन में, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई ले लो, है ना, तो 0 लेते हो आप फेज। अच्छा, लेकिन इसमें यार ये तो डिपेंड करता है कि जा किधर को रहा है भाई। जब ये इधर को गया तो फेज आपने 0 माना यहाँ पे, और यहाँ पे आया तो फिर आपने 90 माना, और फिर यहाँ पे आया तो 180 माना, यहाँ पे 180 भी तो हो सकता है फेज। यस सर। डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी इधर को है या इधर को है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अब कहे तो फेज यहाँ पे 0 होगा या 180 होगा, तो मेरी इक्वेशन या तो ऐसे होगी या फिर ये होगी, इन दोनों में से कोई इक्वेशन होगी मेरी। यस सर। ओके, अब साइन पाई प्लस ओमेगा टी कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस प्लस साइन थीटा माइनस या प्लस, सर माइनस है। माइनस। माइनस, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मेरे पे दो इक्वेशन है, इनमें से कोई इक्वेशन करेक्ट होगी, तो ये सही होगी या फिर ये सही होगी मेरे मोशन के लिए, है ना। तो मैं कंडीशन देखता हूँ, मेरी कंडीशन ये थी, v यहाँ पे था इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे मेरा v इधर को था और ये मीन पोजीशन पे था। अब मेरे को देखना मेरी इक्वेशन ये वाली ठीक है कि ये वाली ठीक है। दोनों में हमारा 0 पुट कर रहा हूँ मैं t को, तो ये थीटा 0 ही आ रहा है दोनों में ही,
तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कौन सी ठीक है, पता चल रहा है क्या? नो सर। नो सर। नहीं पता चला, दोनों सही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना वेलोसिटी निकालता हूँ या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब मैं अगर टी इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा थीटा नॉट आएगा इंटू कॉस वन हो जाएगा ओमेगा नॉट। ये क्या है, पॉजिटिव आया? यस सर। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग 2 करूं तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा, थीटा नॉट माइनस तो ही बाहर एक और साइन का वही आ जाएगा, फिर दोबारा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब मैं पुट करूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, टी इक्वल टू 0 पे माइनस थीटा नॉट ओमेगा, ये नेगेटिव है तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, ओमेगा नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। तो अगर मैं इसको देखूं इक्वेशन को, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, यूजुअली ये एंगल है मेरे जो। यस सर। तो यानी ये जो इक्वेशन फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है, इस केस के लिए जो इक्वेशन लगेगी वो फर्स्ट लगेगी, और अगर ये वाला केस होगा तो इक्वेशन लगेगी सेकंड लगेगी। फिर से बता दो सर, कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी? भाई यहाँ पे दो इक्वेशन थी, ये तो क्लियर हो गया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। टी इक्वल टू 0 पे दोनों में थीटा 0 है। यस सर। अगर मैं टी 0 पुट कर दूं तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लिया। जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, पहली वाली इक्वेशन का, इसका। इसमें मैंने टी को 0 पुट किया तो कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा नॉट इंटू ओमेगा आ जाएगी। ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यस सर। सेकंड को डिफरेंशिएट किया अगर मैंने सेकंड इक्वेशन को, तो मेरी वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरा डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। अच्छा सर, ओके ओके, समझ आ गया। नेगेटिव आ रहा है ना, तो यानी नेगेटिव, यानी ये सेकंड वाला केस ये होगा। इसमें मेरी v भी नेगेटिव होगी, v इक्वल टू ओमेगा होता है, अगर ये नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में v मेरा नेगेटिव होगा। सर ये बात तो सर हमारे मानने के ऊपर है ना, हम ये फर्स्ट वाली को नेगेटिव मान ले, सेकंड को पॉजिटिव मान ले। हाँ, ये आपके ऊपर है। यूजुअली मैं ये मान रहा हूँ कि मैं इस चीज को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, और इधर के जो एंगल है मेरे एंटी क्लॉकवाइज, इनको पॉजिटिव मान रहा हूँ। मैंने एजम्पशन मान लिया है यानी। तो अगर मैं इन एजम्पशन को मान के चल रहा हूँ तो मेरा फिर ये ऐसे से होगा। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशन है बिल्कुल। ठीक है, तो डायरेक्टली तो यस सर, ये पे डिपेंड कर रहा है ना, जो ये पूरा क्या चीज बोल रहे हो? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस पे ये पूरा एक्सप्रेशन। हाँ, उस पर मैंने आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, तो एक्सट्रीम पे है या कहाँ पे है, शुरू जब वो कर रहा है तो कहाँ पे था वो देखना पड़ेगा आपको। दूसरा, उसकी वेलोसिटी क्या थी, है ना। भाई मान लो ये ऑसिलेट करता है 8 डिग्री इधर और 8 डिग्री इधर। अब मैंने आपको बोला कि जी t इक्वल टू 0 पे ये है यहां पे, कहां पे, 4 डिग्री पे, और ये जा रहा है, मान लो वापस आ रहा है, इधर को आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है अपनी। मैंने कहा बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, t इक्वल टू 0 पे ये है, इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे। तो आपने कहा कि कैसे करोगे बताओ, मैं जनरल इक्वेशन मान लेता हूं। भाई आपने बोला सर ऐसी इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसमें सारा कवर हो रहा है, इसमें ये भी कवर हो रहा है, ये इक्वेशन भी इसमें इसी में आ जाएगी और ये वाली भी इसमें आ जाएगी, दोनों आ जाएंगी, है ना। ओमेगा तो भाई पाई की वैल्यू तो कुछ भी पुट करते तो नेगेटिव ही हो जाएगा, आपने पाई पुट कर दिया नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा इसमें, ये भी आ जाएगा, और एक कॉस वाली भी आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये भी आ जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन इसमें कवर हो रही है, सारी इक्वेशन कवर हो रही है इसमें। यस सर। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा
t इक्वल टू 0 पे जो मेरा थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा नॉट बाय 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये था ना ऑसिलेशन तो 8 डिग्री का हो रहा था, मैंने आपको t इक्वल टू 0 पे 4 डिग्री दिया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया थीटा नॉट 8 डिग्री, और मेरा जो स्टार्टिंग हुआ वो 4 डिग्री से हुआ है, तो मैंने तो थीटा t इक्वल टू 0 पे थीटा को थीटा नॉट बाय 2 लिख सकता हूँ। तो मेरा से क्या आएगा, थीटा नॉट बाय 2 इक्वल टू थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो 0 हो जाएगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे देख रहे हो आप, प्लस फाई, तो यहाँ से मेरा फाई आ जाएगा, साइन फाई इक्वल टू हाफ आ जाएगा। थीटा नॉट बाय 2 कैसा है भाई मैंने आपको ये दिया ना कंडीशन कि ये 8 डिग्री का ऑसिलेशन करता है, और मैंने स्टार्टिंग कहां से करी है, 4 डिग्री से स्टार्ट किया है, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया था। ओके ओके ठीक है। तो साइन फाई बनाया 1/2 तो कई सारी वैल्यू हो सकती है पाई की, पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 या तो 30 होगा, या फिर नेक्स्ट कितने में हो सकता है साइन 150 पे होता है मेरे ख्याल से, फिर यस अगर सर मैं ग्राफ देखूं तो 30 पे होगा, फिर 150 पे होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को देखना कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसमें से, दोनों में से, उसके बाद तो फिर रिपीट ही कर जाएगा ये, फिर तो आगे जाके फिर ये यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो हो नहीं सकता ये क्योंकि नेगेटिव है, फिर ये यहाँ हो सकता है दोबारा, साइन की वैल्यू यहाँ पे फिर 1/2 मतलब 0.5, तो साइन की वैल्यू 0.5 है तो यहाँ आ सकती है, या फिर यहाँ पे आ सकती है, या फिर यहाँ पे आएगी फिर, तो इधर आपका पूरा फेज वो 2 पाई का रिपीटेशन क्या तो आएगी, एक फेज तो कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे। तो हमें इसके अंदर चेक करनी है कितनी बार हो सकती है, एक ऑसिलेशन में 2 बार ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका साइन जो है प्लस 0.5 होता है, तो ये 2 में से एक केस होगा, तो ये 30 डिग्री वाला केस होगा या फिर 150 डिग्री वाला केस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू होगी साइन? हाँ मैं आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया 2 वैल्यू पॉसिबल है केवल, 2 से ज्यादा नहीं है। यस सर। यस सर। या तो ये वाली वैल्यू है वो, या फिर ये वाली है, क्योंकि या तो नेगेटिव होता, ये केस तो तब लेते हैं अगर वो इस तरफ होता कहीं, क्योंकि हम इस थीटा को नेगेटिव मानते फिर, तो तब हम ये वाले केस लेते हैं, लेकिन अभी मैंने पॉजिटिव माना था तो ये वाले केस लेके चल रहा हूँ। 2 में से एक पॉसिबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, मेरी कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, 30 डिग्री या 150 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। ओके, आप देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो इसमें हम दूसरा क्या हेल्प ले सकते हैं, वेलोसिटी का हेल्प ले सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का हेल्प ले सकते हैं, वो नेगेटिव है हमारी। यस सर। सर पॉजिटिव होनी चाहिए ना सर? इधर को है ना, इधर को मैंने यूजुअली पॉजिटिव मानते हैं ना मैंने वेलोसिटी को, और या एंगुलर वेलोसिटी अगर होगी भाई वी हम इस तरह को पॉजिटिव मानते हैं ना यूजुअली। सर उसका वो थीटा नॉट जो है वो तो 8 डिग्री है ना, अभी तो केवल उसने 4 डिग्री ही कवर किया है, तो 4 डिग्री आगे क्यों कवर करेगा ना? नहीं हमने ये मान लिया ना, वापस आ रहा है ना, मैंने ये इधर को बनाया ना, वापस आ रहा है सर बेटा ऐसा होगा थोड़ा ना, जब तक वो अपने पूरे एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा तो वापस कैसे आ जाएगा? अच्छा नहीं देखो ये क्या है, आपने जो ऑसिलेशन आपके इसका पेंडुलम कर रहा था ऑसिलेशन तो पहले है ना, ये कहीं पे भी हो सकता था, आपने जो टाइम काउंट किया, अपना टाइमर स्टार्ट किया, आपने टाइमर जो स्टार्ट किया तो पेंडुलम यहाँ पे था और इधर को आ रहा था, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मतलब पहले वो एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, उसके बाद एक्सट्रीम से आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी उसने ऑसिलेशन स्टार्ट किया है, वो ऑलरेडी ऑसिलेशन कर रहा था, आपने टाइमर कहाँ से स्टार्ट किया उस पर डिपेंड करता है आप इक्वेशन क्या बनाओगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हम अलग अलग इक्वेशन बनाने क्यों, इसलिए तो बनाने क्योंकि टाइमर अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं सारे, इसलिए इक्वेशन अलग अलग बन रही है ये। ठीक है सर। हाँ जी सर वो आपने क्या लिखा हुआ है, थीटा नॉट बाय 2 इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन 0 + फाई लिखा है ना? हाँ 0 डिग्री प्लस फाई। सर ये टाइम 0 पे होगा ना बस? हाँ ये t इक्वल टू 0 पे होगा बस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया था। अब जो है हम सेकंड चीज का हेल्प लेते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, तो सेकंड मेरा क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ओमेगा नेगेटिव आना चाहिए मेरा, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा थीटा नॉट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ, थीटा नॉट कॉस ओमेगा
टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। अब अगर मैं टी इक्वल टू 0 पे देखूं, टी इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू आ रही है मेरी डी थीटा बाई डी टी की थीटा नॉट कॉस फाइव इंटू ओमेगा। ये वैल्यू आ रही है टी इक्वल टू 0 पे, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो कौन से पाई पे नेगेटिव आ सकती है, 30 पे या 50, 150 पे? 150। 150। 150 पे आ सकती है। तो यानी ये जो मेरा फाई है वो मेरा 150 होना चाहिए, यानी जो करेक्ट है वो ये है, ठीक है। यानी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे तो मेरी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। क्लियर हुआ ये? ये सर वो तो हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं ना, ग्राफ की स्लोप से। स्लोप उसमें नेगेटिव वाली 150 में। स्लोप नेगेटिव है 150 में, तो उससे क्या बोलोगे फिर आप, स्लोप नेगेटिव है तो सर उसकी वेलोसिटी भी उधर ही नेगेटिव होगी, क्योंकि 30 वाले में तो पॉजिटिव है। ये आपका, अच्छा यहाँ पे ये आपका एक्स है, मान थीटा है और वर्सेस टी का ग्राफ था, तो आप फिर इसका स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा। क्योंकि सर वो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी तो डी थीटा बाई डी टी होती है। हाँ ओके, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव आ रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। यस सर। हाँ बोल सकते हैं यहाँ से भी, ये भी करेक्ट है। तो डिफरेंशिएट करके हमारा वो आया एक्सप्रेशन, उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई में कैसा आया लास्ट में? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, पहले कॉस का करोगे फिर कॉस के अंदर जो फंक्शन होगा उसका करोगे सर। ओके ओके, ओमेगा आ जाएगा, फाई तो 0 हो जाएगा, फाई तो एक कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फाई है वो उसकी वैल्यू 150 डिग्री आएगी, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी फाइनली इस पेंडुलम के लिए। सर वैसे हमें नेगेटिव लाना क्यों है? क्योंकि कंडीशन देखो ना, इनिशियल कंडीशन क्या है आपकी, उसने बोला कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है उसने बोला, तो टी इक्वल टू, ओके सर समझ आ गया। टी इक्वल टू 0 पे हमें कंडीशन लानी है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने टाइम कहाँ से स्टार्ट किया, वो पेंडुलम उस समय कहाँ पे जा रहा था, ठीक है। यस सर। ओके, आप समझ में आया आपको कि ये इक्वेशन हमने जो बनानी है उसमें फाई कैसे लेंगे, ये समझ में आया? यस सर। ओके, ये बात समझ में आई कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वगैरह वगैरह सब सेम इक्वेशन है, बस उसमें फाई का चेंज हो जाता है। यस सर। ओके, तो जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे मैं साइन ओमेगा टी लिख दूंगा, कहीं पे कॉस ओमेगा टी लिख दूंगा, कहीं पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख दूंगा, ये किताब वाले ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप याद कराना कि इसने कहीं साइन लिख रहा है कहीं कॉस लिख रहा है, मैं क्या लिखूं मैं तो फंस गया तो आप देख लेना कि कंडीशन क्या है वहां पे। और कई जगह ऐसा होता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं पे केवल रेशो पूछ रहा होता है कि रेशो कितना होगा, तो आप साइन लो चाहे कॉस लो, रेशो वो कटकटा के सब बराबर ही आता है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कॉस ले लो साइन ले लो, तो घबराना मत क्या लिख रहा है वो किताब वाला। सर अगर हम वो साइन की जगह पर कॉस लेते हैं तो सर हमें जो फाई है वो हमें 90 कम लेना पड़ेगा ना। हाँ, फिर वहां पे हमारा जो फेज है वो डिफरेंट आ जाएगा, 90 कम लेना पड़ेगा इस केस में। यस सर। डिपेंड करेगा। तो फेज की कहानी समझ में आई? यस सर। अब कंसेप्ट क्लियर है? बाकी लोगों को जो पीछे अटक रहे थे, मैंने कहा था धीरे धीरे बताऊंगा आपको तो क्लियर होंगे। अभी समझ में आया सब, इनिशियल फेज क्या होता है, फोकल फेज? यस सर समझ आ गया। समझ में आ गया। इसको और आप देखोगे भी, अब एसएसएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक और तरीके से इसको समझाया जाएगा फेज को, तो आप वहाँ पे और ढंग से समझोगे, और अभी वेव के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा दोबारा, तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इस वेव में यानी अगर कोई मेरी ऐसी वेव है, मान लो वेव है कोई, तो वेव में एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ठीक है। ये वेव है, ये वो नहीं है जो पिछला आपने डायग्राम बनाया है। ये जो डायग्राम आपने बनाया है, ये जो आप यहाँ बना रहे हो ये साइन कर्व, ये आप एक पार्टिकल के लिए ही बना रहे हो डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये जो है एक टाइम पे है ग्राफ, एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे एक ग्राफ है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे है, कोई पार्टिकल अभी मीन पे है, कोई पार्टिकल जो है अदर एक्सट्रीम पे है, कोई पार्टिकल मीन पे है। तो कई सारे पार्टिकल हैं आपके वेव में इस धागे में, और वो अलग अलग जगह पे हैं। तो अगर मैं एक जनरल इक्वेशन साइन ओमेगा टी वाली मानूं तो इसका फेज मैं 0 डिग्री मान सकता हूं,
और इस वाले का फेज 90 डिग्री मान सकता हूँ, इसका 180 मान सकता हूँ फेज, इसका 270 मान सकता हूँ और इसका 360 मान सकता हूँ, राइट? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब मान लो इसमें कोई एक और वेव आके कंबाइंड हो गई और वो वेव मेरी ऐसे थी, ऐसे। सर वो जो ऊपर वाला आपने बनाया है वो मोर पार्टिकल्स के लिए सेम टाइम पे है ना? हाँ, ये सेम टाइम पे फॉर डिफरेंट पार्टिकल है, सेम टाइम डिफरेंट पार्टिकल। स्नैपशॉट है एक तरह का धागे का। ओके सर। अब इसमें ये वाली वेव आके कंबाइंड होगी, ठीक है? सर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसमें जो ये वाली वेव कंबाइंड हुई तो ये जो पार्टिकल है एक्चुअली इसका फेज मुझे उस इक्वेशन में कितना लेना पड़ेगा? ये तो मान लो मैं कुछ ले लेता हूँ, लेकिन ये इसका फेज कितना लूँ मैं? -90। मैं लेकिन माइनस की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं प्लस में लेना चाहता हूँ। ये पार्टिकल के है लगभग इक्विवेलेंट, इसको मान सकता हूँ। हाँ सर 270 मान सकता हूँ इसका फेज। यस सर। ठीक है, तो फिर इसका कितना हो जाएगा? फिर ये इससे 98 ज़्यादा हो जाएगा तो उसका फेज कितना हो जाएगा? 360 360 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा फिर? इसका 250 वो 450 ओके। और फिर ये हमारा हो जाएगा 540 540। ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ? जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल आपके टच होंगे, मैंने ये दोनों आपस में एक जगह पे हैं दोनों पार्टिकल, और ये दोनों 180 कितने का फेज डिफरेंस आया? 180 का है। 180 का फेज डिफरेंस आया। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। फेज ओके, फेज डिफरेंस 180 का आया। तो ये जो वेव आपस में जब जुड़ेंगी तो इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। अगर ये दोनों बराबर हुए तो 0 हो जाएगा मैग्नीट्यूड नेट आपका। यस सर। और अगर बराबर नहीं हुए तो कम हो जाएगा, थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा। बड़ी वाली वेव का कम हो जाएगा। ऐसे कुछ हो जाएगा, हाँ, बड़ी वाली वेव का कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव। कब हुआ ये? जब हमारा फेज डिफरेंस कितना था? 180 डिग्री। तो 180 भी हो सकता है, 180 का आप 2 पाई भी ले सकते हो, है ना? तो एक्चुअली ये पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई का, तो 180 प्लस 2 पाई भी हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम जो है 180 मान के चलते हैं कि 180 है हमारा। फिर दो वेव कंबाइन होंगे तो क्या एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा? अगर ऐसे कंबाइन होगी तो, अगर मान लो ऐसे कंबाइन हुई, अब क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तब तो बढ़ जाएगा काफी। ओके, अब क्या सर तो ये फेज डिफरेंस फिर 2 पाई थोड़ी हो सकता है डिस्ट्रक्टिव वाले केस में? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो 180 होगा या फिर 180 प्लस 2 पाई होगा या फिर 180 अच्छा प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई होगा या 180 प्लस मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे ना? हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे। ओके सर। अच्छा, अब इसमें देखें तो फेज डिफरेंस, अगर मैंने इसको 0 माना है, इसको फिर वही मानूंगा, 180 मानूंगा, 90 मानूंगा, इसको 180 मानूंगा, इसको 270 मानूंगा, इसको 360 मानूंगा। अब इसका जो फेज है, मैं तो ये तो 0 मानूंगा इसको, फेज को, इसको 90 मानूंगा, या फिर इसको क्या मान सकता हूँ मैं अगर 90 ना मानूंगा? मैं ये मान सकता हूँ इसे, इस वाले पार्टिकल को 450 मान सकते हैं सर। 450 मान सकता हूँ मैं, या तो ये 450 हो गया। 90 क्यों नहीं माना? अच्छा, वो मैं कह रहा हूँ ये तो 90 मान लो, ये तो 90 होगा। मैं कह रहा हूँ 90 भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोला मैं 90 भी होगा, हो सकता है 90 भी हो, या तो 90 होगा या 450 होगा। ओके, ऐसे ये पार्टिकल भी आपका या तो 180 होगा या फिर ये होगा, ये कितना होगा? 540। तो ये तो 180 होगा या 540 होगा।
तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अरे 0 होगा यहाँ पे, 90 थोड़ी होगा ये। अच्छा ये लिखा ना मैं, हाँ ठीक है, ये वाला है हमारा ये पार्टिकल, ये वाला पॉइंट, ओके। अच्छा तो अब जो आपके पार्टिकल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल आपस में जुड़े, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 या फिर 360। या तो 0 आ रहा है या फिर 360 आ रहा है या फिर आ जाएगा 4 पाई या 6 पाई। तो ऐसे अगर आपके मल्टीपल हुए, ये फेज डिफरेंस हुए, तो हमारा इंटरफेरेंस जो होगा वो कैसा इंटरफेरेंस हो जाएगा? एनर्जी बढ़ाने वाला इंटरफेरेंस, उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। एनर्जी बढ़ गई आपकी, यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड बढ़ गया आपका, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हमें फेज डिफरेंस से ये पता चलता है कि हमारा दो वेव के बीच में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होने वाला है या डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। अब क्लियर हुआ फेज डिफरेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं? सर सर ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये वैसे होता कहाँ पर है? कई जगह होता है। तो वेव आपके पानी में मान लो 2 वेव चल रही है, वहां हो सकता है। हवा में 2 वेव आ रही है, वहां हो सकता है। लाइट में 2 वेव चल रही है, साउंड में 2 वेव चल रही है। कहीं सर साउंड में 2 वेव चलती है, तो सर वो 2 वेव ऐसा तो नहीं होती कि वो एक दूसरे को काट दे? होता है, साउंड कम हो सकता है कहीं पे। 2 वेव अगर चल रही हो तो साउंड को आप 0 भी कर सकते हो, काट सकते हो। आपका जो वो होता है ना, क्या नाम बोलते हैं, एम्पलीफायर होता है, सॉरी क्या बोलते हैं इसमें, माइक्रोफोन जो होते हैं आपके। यस सर। तो इनमें हम जो वो होता है, क्या नाम बोलते हैं, नॉइज होता है, उसको 0 करते हैं ना, नॉइज को। मैंने आप जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो लोग नॉइज को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो नॉइज को 0 कैसे करते हैं वो लोग? जैसे मान लो आप स्टेडियम में हो, स्टेडियम में मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, और उसकी वो हो रही है, कमेंट्री चल रही है। तो अब तो खैर कैबिन क्लोज हो गया, लेकिन पहले कैबिन मान लो क्लोज नहीं होते थे और वहाँ कमेंट्री चल रही थी आपकी। तो क्या होता था कि ये माइक है, इस पर आप बोल रहे हो तो आपका साउंड भी आ रहा है, साथ में जो लोग शोर मचा रहे हैं उनका साउंड भी आ रहा है यहाँ पे। यस सर। तो जो इनपुट है वो ऐसे आ रहा है, आपका साउंड ये है और ये नॉइज आ रही है बीच में। यस सर। तो वो लोग क्या करते थे कि इस साउंड को पकड़ के इसका नेगेटिव साउंड बना देते थे, एक उल्टा, और इन दोनों को मिक्स कर देते थे। तो ये वाला साउंड आपको कैंसिल हो जाता था, तो ये फिर आपका ओरिजिनल साउंड चला जाता है। अच्छा, तो मेरे को वो ऐसा लगता है जैसे कि ना फॉर्म वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर से कि वो वेव्स ना जा पाए उधर तक। फॉर्म वगैरह मेरे ख्याल से इसलिए लगाते हैं कि आवाज आपकी मैंने वैसी ना आए, एकदम से शिल टाइप की ना आए, थोड़ा सा कि बहुत शिल से आवाज आती है, बहुत पास आपका मुंह होता है उसके माइक्रोफोन के। तो शायद सर और ये जो डुप्लीकेट वेव बनाता है, ये कौन बनाता है माइक्रोफोन में? ये जो डुप्लीकेट बनाता है ये मतलब कोई पार्ट होता है जो बनाता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये इनपुट होता है ना, नेगेटिव इनपुट आप डालते हो इसमें, नेगेटिव इनपुट बोलते हैं इसे। तो नेगेटिव इनपुट उसमें वो होता है, क्या नाम बोलते हैं, फीडर बोलते हैं इसको। तो ये फीडर करता है, नेगेटिव इनपुट को फीड करता है उसमें, तो उससे आपका नॉइज जो है कैंसिल हो जाता है। यस सर, आगे समझ में। ओके, तो नेगेटिव हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर आपने यहाँ पे 90 180 ये सब लिखा है, फेज है ना? ये फेज डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई है सर। हाँ जी सर, ये नहीं सर, जो आपने वो एक ग्राफ टाइप को बनाया हुआ है वेव, उस पर जो लिखा हुआ है 90 180 वो तो फेज है ना? हाँ, ये सब फेज है, ये इस वेव के फेज हैं, ये इस वेव के फेज हैं। तो अगर हम देखें कि जो फेज का एक्सप्रेशन है ओमेगा टी, तो फिर ये कैसे हो गए? हाँ, तो ओमेगा टी का वैल्यू होगा ना आपको कुछ, ओमेगा टी का वैल्यू टी इक्वल टू समथिंग आप रखोगे तो ओमेगा टी कुछ वैल्यू आएगा ना। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है ना। यस सर। इनटू टी, तो कट जाएंगे आपस में। मान लो टी इक्वल टू 2 सेकंड है और ये मान लो टी इक्वल टू 4 सेकंड है, और टी आप पुट करो, टी आपने कुछ पुट करी वैल्यू, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे। 2 पाई इनटू समथिंग आ जाएगा, तो कुछ एंगल आ जाएगा। तो एक फेज मतलब एक एंगल ही है कि एक, हाँ, एक एंगल है उसका। मैंने जो इक्वेशन में जो वैल्यू है उसको फेज बोलते हैं हम लोग। जो आपके यहाँ वैल्यू आ रही है इसी को फेज बोलते हैं। वो वैल्यू कितनी है उस इक्वेशन के लिए, वो आपको निकालनी है। मतलब सर एंगल पे वेव है, मतलब वही होता है ना, फेज एक एंगल ही होता है। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे है तो उसका फेज हम पाई बाय 2 बोलते हैं यूजुअली।
और अगर मीन पोजीशन पे है तो 0 फेज होगा उसका। यस सर, ओके। ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। और कोई डाउट किसी को इसमें? सर जो 4 पाई 6 पाई आया वो ऐसे ही आया था ना 2 पाई बाई टी से? हाँ वहीं से आएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो यार कि 2 पाई के बाद तो फंक्शन रिपीट हो जाएगा ना, 2 पाई के बाद फंक्शन हमारा रिपीट हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा ऐसा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वेव आगे चली वैसे रिपीट होता जाएगा वो, रिपीट होता जाएगा, क्योंकि 2 पाई इतना होगा आपका, फिर अगला 2 पाई इतना होगा, अगला 2 पाई इतना होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरे ये और ये कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये और ये जो कंबाइंड होंगे, या तो ये और ये होंगे वो, यानी में 2 पाई का डिफरेंस होगा, या फिर वो ये और ये होगा, तो 4 पाई का डिफरेंस होगा। भाई एक वेव का वो ये वाला होगा और एक वेव का वो तीसरे वाला होगा, या फिर वो एक वेव का ये वाला होगा, अगले वाला होगा उसका, तो या तो उनमें 4 पाई का डिफरेंस। तो 2 वेव में कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल होंगे उनमें या तो 0 का, या फिर उसका यही वाला होगा वो, तो 0 का डिफरेंस होगा उनमें दोनों में, या फिर 2 पाई का डिफरेंस होगा, 3 पाई का या 4 पाई का। सर मतलब ये कितना भी हो सकता है, बढ़ता जा सकता है। हाँ ये कितना भी हो सकता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये साउंड निकाला आपने और एक साउंड यहाँ से आ रहा है, और ये दोनों साउंड सेम सोर्स, सब कुछ सेम स्टार्ट हुआ बिल्कुल। अब ये चलते चलते यूं वेव बनाता हुआ आया यहाँ पे, आप इस पॉइंट पे देख रहे हो क्या हो रहा है, और ये यहाँ से आया, ठीक है। अब मान लो यहाँ वेव, ये जो डिस्टेंस है वो आपका था मान लो 10 मीटर, और ये डिस्टेंस था 6 मीटर, और वेवलेंथ आपकी थी मान लो 2 मीटर। तो इसका क्या होगा, तीसरी वेव आएगी यहाँ पे, जब इसकी तीसरी आएगी, मैंने ऐसा हो जाएगा ना कि भाई इसकी जो वेव आएगी, जब 5 ये लूप बना लेगा अपने, इसका लैम्डा 2 मीटर है, तो ये 5 लूप बना के यहाँ पहुंचेगा, और ये 3 लूप बना के पहुंच जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसका जो पहुंचेगा यहाँ पे लूप, जब इसका पहला पहुंचेगा, इस वाले का पहला, इस वाली वेव का पहला पहुंचेगा, तो इसका कौन सा वाला चल रहा होगा लूप, भाई जब ये 5 बना के पहुंचेगा तो इसके 3 ये हैं, 2 ये हैं, 2 तो इसके ऑलरेडी आगे जा चुके होंगे ना तब तक। यस सर। तो इसका जो चल रहा होगा, तीसरा चल रहा होगा इसका, इस वाले का, इसका पहला पहुंचेगा वहां पे, जब इसका पहला वाला वो पहुंचेगा क्रस्ट, तो इसका तीसरा वाला क्रस्ट चल रहा होगा इस वाले का। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। है ना, तो इसका तीसरा वाला क्रस्ट चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे भाई कि इनमें जो फेज डिफरेंस है उसका पहला है, उसका तीसरा है, तो दोनों के बीच में ये पहला है, दूसरा और तीसरा इसका तीसरा है, तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 3 पाई का फेज डिफरेंस हो गया शुरू से ही। तो हमेशा 3 पाई का ही रहेगा, फिर इसका जब चौथा चलेगा उसका फिर एक अगला चल जाएगा, उससे दूसरा चलेगा उसका, फिर तो हमेशा 3 पाई का डिफरेंस रहेगा इनमें आपस में। तो इस पॉइंट पे दोनों में 3 पाई का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, और अभी आप देखोगे आगे इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। जो आपका पाथ है ना, यहाँ पे पाथ अलग अलग था दोनों को, एक को 10 मीटर चलना पड़ा, एक को 6 मीटर चलना पड़ा, दोनों में पाथ डिफरेंस आ गया 4 मीटर का, उसके कारण हमारा फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे। सर तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, पर सर जो दूसरा वाला होता है डिस्ट्रक्टिव, हाँ सर, तो वो कैसे होता है, मतलब वो मैनुअली हम करते हैं क्या वेव को उल्टा? नहीं वो भी ऐसी, अरे आप डिस्टेंस मान लो यहाँ पे भाई 10 मीटर था, अगर 10 ना होता ये मान लो 11 मीटर होता, तो 11 मीटर में कितने बनाता है, ये 5.5 बनाता ना फिर ये वेव 11 मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ 2 मीटर की है, तो 5.5 वेव बनाता है। यानी इसका जब यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ, इसका क्रस्ट पहुंचता जब यहाँ पे, तो इसका क्या पहुंचता वहां पे, ट्रफ पहुंचता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि पाथ आपका कितना है यहाँ पे। ओके, तो उस केस में हमेशा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके, चलो, तो ये आपकी किताबों में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को आपको समझाना था फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ किताबों में, समझाने रखा ढंग से। तो आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा, समझा पाया आपको, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला भी है, और इसको आगे एसएसएम में और देखेंगे डिटेल में। तो ठीक है, इसको यहाँ पे रुकते हैं। अब जो किताबों में लिखा हुआ है उस पर जाएंगे फिर अगर, क्योंकि किताबों में इसके बाद इक्वेशन लिखी हुई है, सीधा इक्वेशन वो बार बार चेंज करते रहेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसमें आपको समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनेगी हमारी एसएसएम की, और मैंने ओमेगा टी भी डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये इक्वेशन बन सकती है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।
यस सर। चलिए, सर ये तो काफी मुश्किल चैप्टर लग रहा है। क्यों? सर मतलब शुरुआत में लग रहा था, अब तो समझ आ गया। हाँ, वो नई चीज आई है ना, बिल्कुल एक नई चीज आ गई आपके लिए। आप अभी एसएसएम में पढ़ोगे तो आप बिल्कुल आसान लगेगा आपको, और जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो और भी आसान लगेगा फिर आपको, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो सब बेस। ऊपर से सर अभी थर्मोडायनामिक्स की थी ना, वो तो केमिस्ट्री में भी कर चुके थे, तो वो बहुत इजी लग रहा था। अच्छा, बहुत इजी लग रहा था। तो आप पहले सर ये बाकी कंपेयर में मुश्किल लग रहा है थोड़ा, इससे पहले जो भी कर रहा था। आप पहले ट्रफ पे थे, अब सीधा क्रस्ट पे आ गए एकदम से, तो डिफिकल्ट हो गया। हाँ सर, जब स्कूल में पढ़ाया था तब तो कुछ समझ नहीं आया, तो डर सा लगा था कैसे चैप्टर है ये। अच्छा, आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें ये चीज थोड़ा टफ है, जो फेज अगर आप फेज समझ जाओ थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर तो छोटे छोटे टॉपिक हैं होते जाएंगे एक एक करके। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम फेज क्यों लिख रहे हैं, इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, कहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फंक्शन रिपीट कितने टाइम बाद होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, मैंने पाथ डिफरेंस में क्या अभी रिलेशन निकालोगे आप, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इसमें इंटरफेरेंस होता है, राइट? यस सर। चलो धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी समझ में आएगा चीजें। चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है? यस सर, गुड इवनिंग। ये फेज खत्म हो गया है अभी और भी है? नई फेज हो गया है, तो बाकी चीजें इससे रिलेटेड मैंने थोड़ा थोड़ा आता रहेगा बीच में, थोड़ा तो आधा छोटी मोटी चीज और आ जाएगी कोई फेज के बारे में। गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। बाकी फेज हो गया है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर।